अच्छा तो बच्चों, आज ये मैं जो चैप्टर शुरू कर रही हूँ ये 15 चैप्टर है, 15वें नंबर का। 14 जो चैप्टर था 14वें नंबर का, वो चैप्टर हटा दिया गया है हमारे सिलेबस में से, ठीक है। इसलिए मैं सीधे अभी 15 नंबर के जो चैप्टर है उस पर मैं आ रही हूँ, ठीक है। और इसका चैप्टर का नाम है दाज्यू। दाज्यू का मतलब होता है बड़ा भाई। तो ये शेखर जोशी द्वारा लिखी गई एक कहानी है। शेखर जोशी का जन्म 10 सितंबर 1932 को अल्मोड़ा उत्तरांचल के औलिया नामक गांव में हुआ था। आपने केकड़ी एवं अजमेर में स्कूली शिक्षा प्राप्त की। लगभग 30 वर्षों तक इलाहाबाद के निकट एक सैनिक औद्योगिक प्रतिष्ठान में कार्यरत रहने के बाद आप स्वतंत्र लेखन कर रहे हैं। आपके चर्चित कहानी संग्रह हैं कोसी का घटवार, साथ के लोग, दाजू, हलवा एवं नौरंगी बीमार है। ये जो इनके कहानी संग्रह हैं, ठीक है। अब आगे है आपकी आदमी और कीड़े कहानी को 1955 में धर्मयुग द्वारा आयोजित कहानी प्रतियोगिता में प्रथम पुरस्कार मिला था, प्रदान किया गया। नई कहानी आंदोलन के चर्चित कथाकार महावीर प्रसाद द्विवेदी पुरस्कार और पहल सम्मान से सम्मानित दाज्यू कहानी पर चिल्ड्रन फिल्म सोसाइटी द्वारा फिल्म का निर्माण किया गया। दाज्यू कहानी बाल श्रमिक पर लिखी गई कहानी है। मदन एक पहाड़ी, जो ये कहानी है उसमें एक जो बालक है, लड़का है, वो क्या है, एक पहाड़ी बालक है, ठीक है, जो पेट की आग बुझाने के लिए, मतलब जो अपना गुजारा करने के लिए शुरू बचपन से ही वो कामकाज शुरू करने लगा, ठीक है। अपनी आजीविका के लिए वो बचपन से ही कामकाज उसने शुरू कर दिया। वह क्या है कि वो अपने पेट की आग बुझाने के लिए शहर में आकर एक होटल में काम करता है। भोलेपन में जिसे वह अपना दाज्यू अर्थात बड़ा भाई समझने लगता है। वो अपने आप को कैसा समझने लगता है, बड़ा भाई, दाज्यू माने बड़ा भाई समझने लगता है। वही इस प्रकार एक दिन उसके बालपन पर आघात कर जाता है, ठीक है। इसका मार्मिक चित्रण इस कहानी में हुआ है। तो जो ये दाज्यू कहानी है उसमें इसका वर्णन किया गया है कि उसके दिल पर, उसके मन में किस बात की ठेस हुई और कौन सी बात उसके दिमाग पर घर कर गई, ठीक है। चौक से निकलकर बाईं ओर जो बड़े साइन बोर्ड वाला छोटा कैफ़े है, वहीं जगदीश बाबू ने उसे पहली बार देखा था। गोरा चिट्टा रंग, नीली शफ़ाक आँखें, सुनहरे बाल और चाल में एक अनोखी मस्ती पर स्थिरता नहीं, ठीक है। कमल के पत्ते पर फिसलती हुई पानी की बूंद की सी फुर्ती, आँखों की चंचलता देखकर उसकी उम्र का अनुमान केवल 9-10 वर्ष ही लगाया जा सकता था और शायद यही उम्र उसकी रही होगी, ठीक है। ये सब देखकर उसको सिर्फ अंदाज़ा लगाया गया है कि उसकी उम्र 9-10 वर्ष के लगभग होगी। अधजली सिगरेट का एक लंबा कश खींचते हुए ये जब जगदीश बाबू ने कैफ़े में प्रवेश किया तो वह एक मेज पर से प्लेटें उठा रहा था, और जब वे पास ही के कोने की टेबल पर बैठे थे तो वह सामने था, मानो घंटों से उनकी उस स्थान पर आने वाली व्यक्ति की प्रतीक्षा कर रहा हो। वह कुछ बोला नहीं, हाँ नम्रता प्रदर्शन के लिए थोड़ा झुका और मुस्कुराया भर, मतलब जो लड़का था, बालक था, वो उसने उनकी तरफ देखा और थोड़ा सा मुस्कुराया। पर उसके इसी मौन में जैसे सारा मीनू समाहित था। सिंगल चाय का ऑर्डर पाने पर वह एक बार पुनः मुस्कुराकर चल दिया और पलक झपकते ही चाय हाजिर थी। मतलब वो किसी होटल में नौकर का काम करने लगा, ठीक है, वेटर का काम करने लगा। मनुष्य की भावनाएं बड़ी विचित्र होती हैं। निर्जन एकांत स्थान में निसंग होने पर भी कभी कभी आदमी एकाकी अनुभव नहीं करता। लगता है इस एकाकीपन में भी सब कुछ कितना निकट है, कितना अपना है। परंतु इसके विपरीत कभी कभी सैकड़ों नर नारियों के बीच जनरवयमय वातावरण में रहकर भी सूनेपन की अनुभूति होती है। लगता है कि जो कुछ है वह पराया है। कितना
अपनत्वहीन मतलब जो अपना जैसा नहीं लगता वैसा महसूस होता है, पर यह अकारण ही नहीं होता, मतलब अकारण माने बिना कारण के नहीं होता है ऐसा। इस एकाकीपन की अनुभूति इस अलगाव की जड़ें होती हैं। एकाकीपन माने अकेलापन, ठीक है। विछोह या विरक्ति की किसी कथा के मूल में जगदीश बाबू दूर देश में से आए हैं, अकेले हैं। चौक की चहल पहल, कैफे के शोरगुल में उन्हें लगता है कि सब कुछ अपनत्वहीन है, मतलब अपने जैसा नहीं है। उसमें कोई उन्हें अपने जैसा नहीं लगता, अपना नहीं लगता। शायद कुछ दिनों तक रहकर अभ्यस्त हो जाने पर उन्हें इसी वातावरण में अपनेपन की अनुभूति होने लगे। मतलब वो ऐसा सोच रहे थे कि कुछ समय निकल जाए तो उन्हें इस वातावरण में, इस माहौल में उन्हें अपनेपन का एहसास होने लगे। पर आज तो लगता है यह अपना नहीं, अपनेपन की सीमा से दूर, कितना दूर है। मतलब फिर उन्हें कैसा महसूस हुआ कि ये अपनेपन नहीं बल्कि अपनेपन की सीमा से बहुत दूर है। और तब उन्हें अनायास ही याद आने लगते हैं अपने गांव पड़ोस के आदमी। जब हम किसी दूसरी जगह जाते हैं तो क्या होता है कि जब हम दूसरी जगह जाते हैं तो हमें दूसरे लोगों से उम्मीद होती है कि वो हमें जल्दी से अपना ले, ठीक है। परंतु जब ऐसा नहीं होता तो हमें अपने घर की, अपने परिवार की याद आने लगती है, ठीक है। अपने गांव पड़ोस के आदमी, स्कूल कॉलेज के छोकरे, अपने निकट शहर के कैफ़े होटल सब, ठीक है। चाय, फिर वो क्या हुआ, जैसे वो बालक था, वो लड़का था, वो आया, चाय साहब। जगदीश बाबू ने राखदानी में सिगरेट झाड़ी, मतलब वो उस समय सिगरेट पी रहे थे तो उन्होंने सिगरेट झड़ाई और बोले। उन्हें लगा इन शब्दों की ध्वनि में वही कुछ है जिसकी रिक्तता उन्हें अनुभव हो रही थी। रिक्तता माने खालीपन उन्हें महसूस हो रहा था, मतलब अपनेपन का जो खालीपन उन्हें महसूस हो रहा था वो उन्हें उस बालक में नजर आ रही थी। और उन्होंने अपनी शंका का समाधान कर लिया। क्या नाम है तुम्हारा? उसने कहा मदन, ठीक है। उस लड़के का नाम क्या था? मदन। अच्छा मदन, तुम कहाँ के रहने वाले हो? उसने बोला पहाड़ का हूँ बाबूजी। पहाड़ तो सैकड़ों हैं, आबू, दार्जिलिंग, मसूरी, शिमला, अल्मोड़ा, पर तुम्हारा गांव किस पहाड़ में है, ठीक है। इस बार शायद उसे पहाड़ और जिले का भेद मालूम हो गया था। वह मुस्कुराकर बोला अल्मोड़ा साहब, अल्मोड़ा, ठीक है। उसने बोला कि मैं अल्मोड़ा का हूँ। अल्मोड़ा में कौन सा गांव है? विशेष जानने की गरज से जगदीश बाबू ने पूछा। उन्होंने पूछा उससे कि कौन से अल्मोड़ा में तुम कौन से गांव के हो, ऐसा उसने पूछा। उन्होंने पूछा। इस प्रश्न ने उसे संकोच में डाल दिया। शायद अपने गांव की निराली संज्ञा के कारण उसे संकोच था। इस कारण टालता हुआ सा बोला वह तो दूर है साहब, अल्मोड़ा से 15-20 मील होगा। मतलब वो बताना नहीं चाहता था, इसलिए उसने इस बात को टाल दिया। फिर भी नाम तो कुछ होगा ही, जगदीश बाबू ने जोर देकर पूछा। टोयला लगो, पर सकुचाता हुआ सा बोला, ठीक है। जगदीश बाबू के चेहरे पर पुती हुई एकाकीपन की स्याही दूर हो गई और जब उन्होंने मुस्कुराकर उसको बताया कि वे उनके निकटवर्ती गांव के रहने वाले हैं तो लगा जैसे प्रसन्नता के कारण अभी मदन के चेहरे से ट्रे गिर पड़ेगी। मतलब उन्होंने बताया उसको, मदन को, कि मैं भी तुम्हारे गांव के नज़दीक के गांव का ही हूँ, ठीक है। उसके मुँह से शब्द निकलना चाह कर भी न निकल सके। उसके मुंह से शब्द निकलना चाहकर भी नहीं निकल सके। खोया खोया सा वह अपने को फिर लौट लौट कर देखने का प्रयत्न कर रहा हो, ठीक है। ये बात सुनकर उसे ऐसा फील हो रहा था, महसूस हो रहा था। अतीत गांव, ऊंची पहाड़ियाँ, नदी, ईजा माने माँ, बाबा, दीदी, भूली छोटी बहन, दाजू माने बड़ा भाई, ठीक है। मदन को जगदीश बाबू के रूप में किसकी छाया निकट जान पड़ी? ईजा, ठीक है। नहीं बाबा, नहीं दीदी, नहीं बाबा, नहीं दीदी, भूमि नहीं, दाजू, हाँ दाजू। 2-4 ही दिनों में मदन और जगदीश बाबू के बीच की अजनबीपन की खाई दूर हो गई। मतलब वो एक दूसरे को पहचानने लगे और पास में आने का प्रयास करने लगे बातों से। टेबल पर ही मदन का स्वर सुनाई देता था। दाजू, जय हिंद,
दाजू आज तो ठंड बहुत है। दाजू ने कहा, क्या यहाँ भी हिम पड़ेगा? दाजू, आपने तो कल बहुत थोड़ा खाना खाया। तभी किसी ओर से बाय की आवाज़ पड़ती और वह उस आवाज़ की प्रतिध्वनि के पहुंचने से पहले ही वहां पहुंच जाता। ऑर्डर लेकर फिर जाते जाते जगदीश बाबू पूछता, दाजू कोई चीज़? पानी लाऊं? ऐसे करके वो बार बार उनके पास जाने की कोशिश करता। लाया दाजू शब्द को उतनी ही आतुरता और लगन से दोहराता जितनी आतुरता से बहुत दिनों के मिलने पर भी माँ अपने बेटे को चूमती है। मतलब उससे अपनापन उनमें नज़र आने लगा। ठीक है, अभी ये कहानी थोड़ी और है, तो अगली बार जो मैं ये चैप्टर फिर से और शुरू करूँगी, आधा इसका भाग, तो पूरा मैं इसको समझा दूँगी और उसके क्वेश्चन आंसर प्रश्न उत्तर जो है वो भी मैं आपको इसके साथ समझाऊँगी। ठीक है, तो अभी आधा जो मैंने ये भाग पढ़ा है आप इसको अच्छी तरह से समझ लेना। ठीक है ना।